अवाम की आवाज। और आज हम अपने माशरे में तेजी से बढ़ने वाले एक ऐसे मसले को उजागर करेंगे जिससे अवाम अक्सर और बेशतर नावाकिफ होती है। आज हम विमेन ट्रैफिकिंग के एक ऐसे केस को हाईलाइट करेंगे जिसमें एक खातून को बैरून मुल्क फरोख्त किया गया और उसे जिनसी बेरारवी के मकरूह कारोबार का हिस्सा बना दिया गया। इंसानी खरीदो फरोख्त का सिलसिला सदियों से जारी है और उसका मकसद जबरी मुशक्कत या खवातीन से जिनसी मकासद को पूरा करना होता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार ज्यादातर खवातीन और बच्चे होते हैं और ये नासूर उस माशरे में जन्म लेता है जहाँ इंसानी हुकूक पामाल होते हैं, गुर्बत का बोल बाला होता है और कानून कमजोर होता है। पूरी दुनिया में हर साल 8 लाख अफराद ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार होते हैं और उनमें से ज्यादातर लोग एशियाई मुमालिक से ताल्लुक रखते हैं। और अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की तादाद की बात करें तो 2.5 लाख अफराद हर साल इंडिया और पाकिस्तान में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का निशाना बनते हैं। आज हम एक ऐसी बाहिम्मत औरत बख्त के पास लेकर जाएंगे जिसकी मदद से एक बहुत बड़ा गिरोह बेनकाब हुआ जो कि लड़कियों को दुबई नौकरी का झांसा देकर भेजा करता था। बख्त की कहानी मंजर आम पर तब आई जब कुछ बैरून मुल्क मुकीम रहमदिल पाकिस्तानियों की मदद से सवात की रिहायशी बख्त अपने बच्चों की खातिर दुबई से कराची पहुंची। यहाँ सारिम बर्नी ट्रस्ट के सारिम बर्नी और आलिया सारिम ने बख्त को अपने साथ लिया और बच्चों से मिलवाया। ये तमाम किस्सा क्या रहा, आलिया सारिम की जुबानी सुनिए। आलिया भाभी, बख्त और उनकी बच्चियां हमारे साथ हैं। सारिम बनी ट्रस्ट ने इनको शेल्टर दिया हुआ है और पहले दिन से ही इनके साथ हैं। बच्चियों को माँ से मिलाना ये इनकी ही जिम्मेदारी थी। थैंक यू सो मच आलिया भाभी, आपने इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा एहसान किया है हम सब पे, क्योंकि ये हमारी ही बहन है, हमारे माशरे की ही बेटी हैं और ऐसे लोगों को ज़रूरत होती है आप जैसे लोगों की। तो जिस हालत में आपने इन्हें देखा था वो ज़रा बताइए। वक्त ने जो चीज़ें मुझे बताई हैं उसमें हमारे माशरे की बदतरीन शक्ल नज़र आती है, जिसमें औरत से काम तो करवाया जाता है, घरेलू काम हो तो उसमें तो प्रॉब्लम कोई नहीं, वो तो है ही औरत की जिम्मेदारी। घर से निकाल के भी कहा जाता है नौकरी करो, पैसा कमाओ। चलो अगर वो घरों में मासी बन के काम करती है, पढ़ी लिखी है और नौकरी करती है, वो भी जस्टिफाइड है। लेकिन एक औरत को गलत कामों की तरफ लगाया जाए, उसमें उसको मजबूर किया जाए, वो इनकार करे, उसको मारा पीटा जाए, ये एक इंतहाई गलत तरीक़ेकार है, सोसाइटी में मौजूद है। इसकी बदनसीबी ये है कि सिर्फ इसके साथ घिनौना काम ही नहीं करवाया गया, इसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तौर पर यहाँ से दुबई भेज दिया गया और दुबई भेज के इसको काम इस अंदाज में करवाया गया कि बाप कभी भी अपनी औलाद को यरगमाल नहीं बना सकता। इसके केस में बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे उसने औलाद को यरगमाल बनाया। सगा बाप अपनी औलाद पे इसलिए जुल्म और तशद्दुद करता था ताकि अपनी बीवी को दिखा सके कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं भेजोगी तो मैं इनको ख़त्म कर दूंगा। माँ सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी और ये सारे काम बर्दाश्त इसीलिए कर रही थी कि मेरी औलाद को कोई नुकसान न पहुंचे। लेकिन जब उसने देखा कि मैं जिस चीज़ के लिए सारा काम कर रही थी वो चीज़ ही ख़त्म हो गई, जिस औलाद के लिए मैं मर रही थी मेरे शौहर ने उस औलाद को ही मार दिया, तो वो फिर अपने हवास काबू में नहीं रख सकी। वो बाहर निकल आई, उसने शोर किया, वो रोड पर बैठ गई। ये आप भी फेस कर रही हैं कि आप थाने में बैठी हैं, FIR लॉन्च नहीं हो रही, तो ये तो हमारा रिवायती तरीका है, पुलिस का अंदाज है जो पैसे लिए बगैर कोई काम ही नहीं करते। एक मजलूम औरत अगर जाएगी भी और बोलेगी मेरे साथ इतना जुल्म हुआ है तो मेरे ख्याल से पुलिस एक्टिव नहीं होती। और जिस दिन मैं बच्चों को लेकर आई हूँ वो भी रात का कोई 1-1:30 बजे का वक्त था जब इसकी रिपोर्ट के लिए हम मोहम्मदपुर चौकी गए थे। वो भी रात का ऐसे ही कोई पहर था और फाइनली जिस दिन FIR कटवाई है। लेकिन बात वही है कि जब बात होगी किसी औरत की इज्जत और हुर्मत की तो उसमें एक रात तो क्या, अगर 10 रातें भी कटें तो मैं वहाँ बैठने को तैयार हूँ। तो ये उन सब औरतों के लिए भी एक मोटिवेशन है कि जब कोई औरत आवाज़ उठाती है, खड़ी होती है, तो उसको सपोर्ट मिलती है। इसके बच्चों की कफालत, उनकी तालीम, उनकी तरबियत, रिहाइश, इन सब चीज़ों का बंदोबस्त सारिम ट्रस्ट ने कर दिया है। तो अल्लाह ताला ने असबाब तो बना दिए हैं, इंशाल्लाह इसकी ज़िंदगी में बहुत बेहतरी आएगी, लेकिन हिम्मत इसे नहीं हारनी। और रंगीनियों का लालच दे के बहुत सारी बच्चियों को भी यहाँ से ले जाया जाता है। ये रंगीनियाँ नहीं हैं, ये तबाहियाँ हैं। और हम सब औरत की फितरत जानते हैं। औरत को अल्लाह ताला ने ऐसा डिज़ाइन किया है कि वो एक शख्स के साथ रिश्ता रख के
खुश रहती है। औरत के लिए ज़िंदगी में एक आदमी काफ़ी होता है। औरत तो उस वक्त शदीद अजियत में आ जाती है जिस वक्त उसे मजबूरी के तौर पर भी किसी भी वजह से एक शौहर से अगर उसका ताल्लुक़ ख़त्म भी होता है और रिश्ता ख़त्म भी होता है, उसे दूसरी तरफ जाना पड़ता है। तो इस किस्म की ज़िंदगी, और ये कोई इतने अच्छे मर्द भी नहीं होते। ये जिस तरह नशे की हालत में होते हैं, ये जिस तरह के मर्द होते हैं, ये आपको हर तरह की अजियत पहुँचाते हैं, चाहे वो ज़हनी अजियत हो, चाहे वो जिस्मानी तशद्दुद हो। ये तशद्दुद करते हैं, ये कोई रंगीनियाँ नहीं है, ये तशद्दुद की इंतहाई सफ़ाक शक्ल है। ये इंसान नहीं होते, ये मर्द नहीं होते, ये दरिंदे होते हैं, दरिंदे। अब हम आपको वो वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें सगे बाप ने अपने ही बच्चों को टॉर्चर किया है और वही वीडियो अपनी बीवी को भेजी ताकि उसकी बीवी बैरून मुल्क में मुकीम रहे और नाजायज तरीके से कमाई करके उसे पैसे भेजती रहे। غضبة ملي قليلي يعني هذا اللي صار وشو دايو مي دلتا باتي كردا دايو بزبان نيش بي وجنا ما हम तो बोम से सार रहा वाला मागा आगे बोम से ताला दगाओ हमें मुसारा सतर पतर हम दरख्वास्त करते हैं आला अफसरान से कि इस केस को ऐसे नासंजीदा मिजाज से डील न किया जाए, वरना केस उनके हक में चला जाता है जो सजा के हकदार होते हैं। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अख्तर फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और रिसेंटली आपने देखा कि कराची शहर में एक ऐसा गैंग जो कि विमेन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व था उसको बस्ट किया गया। क्या कार्रवाई रही और अब मुल्जिमान का क्या हाल है, वो सब कुछ सारी डिटेल्स इनसे हम जानेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले मुझे बताइए कि ये किस इलाके में कराची में कायम था? बेसिकली ये एक हस्बैंड ने अपनी बीवी को, जो कि स्वात में जॉब करती थी हेल्थ डिपार्टमेंट में, अच्छा। वहाँ से उसको कन्विंस किया कि मेरी अब इधर अच्छी इनकम होगी, आप जॉब छोड़ के आ जाओ। जब वो उसने यहाँ पे आ गई, उसके बाद उसको एक और अपने दोस्त जो कि एजेंट भी था उसके थ्रू कन्विंस किया कि तुम दुबई में चली जाओ, वहाँ पे बिजनेस है। उसमें ये हुआ कि जब खातून को कन्विंस किया गया और वो दुबई चली गई तो उसको प्रोस्टिट्यूशन डैन में बेच दिया गया। इस पे अभी तक जो हमारे पास दो मेन करैक्टर हैं। नंबर 1 वो करैक्टर जो कि इसका हस्बैंड है, उसका नाम मोहम्मद सईद वल्द गुलाब खान है, उसको हम अरेस्ट कर चुके हैं। और मोहम्मद सईद का जो दोस्त था, जो कि एजेंट था, जो ये सारा काम कर रहा था, सप्लायर है, जो यहाँ से खवातीन को भेजता है, उसका नाम शकूर है, लेकिन एक्चुअली उसका नाम नूरुल्लाह वल्द मुसाफिर खान। इस तरह जब एक दफ़ा वो खातून चली गई, दुबई चली गई, प्रोस्टिट्यूशन डैन में चली गई, चूँकि उसका विज़िट वीज़ा था जो कि 2 महीने के अंदर अंदर उसे एग्ज़िट होना था दुबई से, वो आती है दोबारा। उसको इसके बच्चों को 3 इसके बच्चे हैं, 7 साल के, 5 साल के और 2 साल के, उनको टार्चर करके उनकी वीडियो बनाई जाती है और ख़तून को इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है कि इनको मज़ीद टार्चर किया जाएगा अगर आपने दोबारा ना गई। और टॉर्चर कौन करता था? उसका हस्बैंड, बच्चों का बच्चों फादर, का बाप करता था। बच्चों का बाप टार्चर करता था, उनको चेन भी लगा देता था पाँव थे। आज ही हमने FIA को भी लिखा है कि वो भी इस पर ऑन बोर्ड हो जाएं, क्योंकि इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल भी इन्वॉल्व होगा। इसमें एक जो मेन करैक्टर है जो शकूर है, जिसका एक्चुअल नाम नूरुल्लाह है, उसका जो साथी है वो बाबू उसका नाम है और वो दुबई में है। उसको अरेस्ट करने के लिए हम FIA को कांटेक्ट कर रहे हैं। FIA फर्दर ये इंटरपोल। शकूर ने कुछ और आप लोगों को इंटरोगेशन में बताया कि कुछ और खवातीन भी ऐसी हैं जो अभी हैं ही दुबई में? इस केस के नेचर से हमें ये लगता है कि ये इसमें मज़ीद भी हमें इंकशाफात मिलेंगे, लेकिन उसके लिए हमें टाइम चाहिए होगा। अभी ये इब्तदाई स्टेज पे तमाम चीज़ें हैं। अच्छा, उसने अपना बताया कि इनको रखा कहाँ जाता था, इनको भेजा कहाँ? जी, उसने सारी की सारी डिटेल बताई कि किस तरीके से उसको मजबूर किया जाता था कि वो इस बिज़नेस में इंडल्ज हो। और फिर उसको चूँकि इनकी शादी को हुए 9 साल हो चुके थे और इनके 3 बच्चे भी हैं, उसको इस चीज़ पे कन्विंस करने के लिए या कंपेल करने के लिए कि आप उधर रहोगी, अपना ये वाला बिज़नेस स्टार्ट रखोगी, उसके लिए बच्चों को टार्चर करके उसकी वीडियोस बना के उनको भेजी जाती थी। हस्बैंड खुद कोई काम नहीं करता था? पहले वो शायद कोई ये जो पेट्रोल वाली गाड़ी होती है, रानी डीजल वगैरह की गाड़ी, उसका ड्राइवर था, लेकिन बाद में उसने वो भी छोड़ दिया जब उसकी बीवी की इनकम अच्छी आनी शुरू हो गई। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इतने अरसे बाद जो कंप्लेन लॉन्च हुई है, खातून बोल पड़ी है, तो उसकी क्या रीजंस थी? मेरा ख्याल है इनका
चूँकि कन्फ्लिक्ट तो बहुत देर से चल रहा था, और जब चूँकि खतून हर महीने पैसे भेजती थी, उस पैसों की लेन देन के ऊपर मियाँ और बीवी में जब तनाज़ा हुआ है, तो उस दौरान खतून ने सोचा कि इनफ इज़ इनफ। उसके बाद उसने मीडिया के थ्रू इसको रिपोर्ट किया, फिर इसमें सारम्बरनी ट्रस्ट भी इसमें आ गया, और फिर पुलिस का रिपोर्ट हुआ और इसको अरेस्ट कर लिया। अच्छा, तो शकूर से इंटरोगेशन के दौरान आपने कुछ ऐसी बातें उससे उगलवाई हैं कि क्योंकि एक चेन है ना पूरी कराची शहर में अब ये है, और न सिर्फ कराची से बल्कि ओवरऑल पूरे कंट्री से लड़कियों को भिजवाया जाता है। अगर एक शख्स भी पकड़ा गया तो बहुत बड़ा गैंग बस्ट हो सकता है। बिल्कुल, तो डेफिनेटली हम इस पे तमाम एंगल पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रैवल, उसने पासपोर्ट ऑब्वियसली बनवाया है, उसके बाद उसके पासपोर्ट बनवाने वाले कौन लोग उसके साथ इन्वॉल्व थे, इनको फैसिलिटेटर कौन थे, एयरपोर्ट पे किसने फैसिलिटेट किया, आगे दुबई में इनके कौन से साथी लोग हैं, उन तक भी हम इंशाल्लाह पहुँचेंगे। जिस तरह आपने इस इशू को हाईलाइट किया है, हमें उम्मीद है बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम को देखने के बाद जिनके नॉलेज में होगा वो पुलिस को रिपोर्ट करेंगे, बताएंगे, ताकि हम कोई एक्शन ले सकें। चाकू से मुझे मारता था, खून बहता था। तो बच्चे देखते थे सब? बच्ची सब देखती थी। शकूर ने मेरे को ये बताया, बोलता है आंटी है वो यहाँ से दुबई लड़कियाँ लेके जाती हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करने के लिए काफी इकदाम किए और 2002 में एक लेजिस्लेशन पास करवाया जिसका टाइटल था प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑर्डिनेंस, जो कि खास तौर पर इंसानी स्मगलिंग के विक्टिम्स को तहफ़्फ़ुज़ के लिए पास हुआ। और इसके नतीजे में हर उस शख्स को जो कि इंसानी खरीदो फरोख्त के साथ इस काम में सहूलतकार या अगवाकार हो, उसको 10 साल कैद या जुर्माने का फैसला किया गया। विमेन ट्रैफिकिंग का केस जो कराची में मंजर आम पर आया है, उस केस के मुल्ज़िमान जो अभी गिरफ़्तार हैं वो इस वक्त हमारे सामने खड़े हैं। एक तो उस जो कंप्लेनेंट है औरत, उसका अपना ही शौहर है, और एक और शख्स इस केस में है, वो इस शौहर का दोस्त है। तो शौहर से पूछते हैं कि भाई औरत से काम करवाना, वो भी ऐसा गलीज़ काम करवाना, किसने मशवरा दिया? मशवरा तो किसी ने नहीं दिया था। ये औरत खुद पहले लालच करती थी हर चीज़ में। गांव में थी फिर भी लालच करती थी, अपने मकान के लालच में थी और अपने घर के लालच में थी हमेशा। अच्छा, तो बीवी सवाद में रहती? बीवी सवाद में थे। तुमने यहाँ क्यों बुलाया? मैंने नहीं बुलाया। कराची कैसे आ गई? कराची उसके 1 महीने बाद मेरे को बोलते आप मुझे या कराची में रखो और या मेरे आप इधर खुद आ जाओ। तो मैं उधर जा नहीं सकता था, मेरे ऊपर कर्जा भी था और मैं उधर नहीं जा सकता था। तो मैं इधर कराची में ड्राइविंग करता था, तो इधर आ गई। 7-8 महीने इधर थी। मेरे को बोलता है मेरे लिए मकान लेके दो, ये करो वो करो। इसका तकरीबन ये 7-8 साल से हमारा साथ ये झगड़ा करती रही, हर चीज़ में बातों में झगड़ा करती रही। सिर्फ मैं इतना गुजारा करता था, सिर्फ अपने बच्चों के खातिर उसके साथ गुजारा करता रहा। शकूर ने मेरे को ये बताया, बोलता है आंटी है वो यहाँ से दुबई लड़कियाँ लेके जाती हैं। सही है, इसने मेरे बीवी को भी बताया था क्योंकि वो उधर पड़ोस के घर आती जाती थी, शकूर उससे मिलता था। शकूर की आपकी बीवी से दोस्ती थी? आपकी इसकी बीवी से क्या ताल्लुक था, कैसे बात करते? जी मैं इसका बीवी भी नहीं जानता हूँ और ये मेरे बीवी को अभी तक देखा भी नहीं है। वो मैंने नहीं देखा है। नहीं, आपने इसकी बीवी को देखा है ना? जी हाँ, मैंने देखा। कैसे बात की? ये भाई मेरे साथ एक दिन मिला, मुझे बोलता है यार अगर कोई आपके पास कोई नंबर है आप मुझे दे दो। किस चीज़ का नंबर? ये आंटी का। आंटी का नंबर इसने मांगा, क्यों? बस ये बोलता है यहाँ पर हम लोगों के इतने कारोबार नहीं है, अगर कोई नंबर है आपके पास आप मुझे दे दो, हमारे उसके साथ ताल्लुकात बना देंगे। तो भी इधर ही रहता है तो कराची में। फिर मैंने भाई को नंबर दे दिया, फिर उनके पास चला गया। फिर आगे पता नहीं लोगों ने कैसे अपना सिस्टम बना दिया, अपना सेटिंग किया। आप आंटी को कैसे जानते हैं? मैं कभी कभी उनके घर पे आता था जाता था। तुम्हारा आंटी से क्या बातचीत? हमारा आंटी, मैं आंटी के साथ खुद नहीं मिला था। मेरी बीवी अंदर गई थी, उसके साथ बात हो गई। बीवी गई थी? हाँ बीवी गई थी, तो आंटी के पास गई। मेरी बीवी का नंबर इसके पास भी पहले से भी था, या अभी झूठ बोल रहा है, पहले से भी मेरी बीवी का नंबर। हमारी बीवी इसके साथ ताल्लुकात में थी। हाँ। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि मैंने तो ऐसी इसको नंबर दिया था कि आंटी से मिल लो, इसने तो अपनी बीवी को भेज दिया? देखें बात यह है कि ये जो शकूर है, ये मुझे तो इसने बताया कि अमूमन मैं जो है वो वहाँ पे जो आंटी वंटी हैं उनके पास
लेके जाता हूँ, कोई मर्द लेके जाता हूँ, उसके पास लेडीज़ होती हैं और वहाँ पे वो बुरा बुरा जो भी करती हैं और मुझे वो आंटी शेयर देती है। सईद के केस में इसने उसकी बीवी को ही काम पे लगवाया। हाँ, यकीनन इसी ने उसकी बीवी को उस लाइन पे लगवाया है और उस आंटी के पास लेकर गया नसरीन के पास, और उसके बाद नसरीन और इसकी बीवी दोनों आपस में डायरेक्ट हो गई और नसरीन ने ही इसकी बीवी का पासपोर्ट वगैरह बनवाया। तो अगर वो खातून दुबई जाके ये काम कर रही हैं तो क्या उन्होंने कराची शहर में रहते हुए भी ये काम किया? यकीनन जो हालात हैं, हालात के मुताबिक यकीनन किया। ये मुकीम कहाँ पे ये आंटियाँ, ये सारा सेटअप, ये किन लोगों के बीच में रहते हैं? देखें, इनके ये रहते हमारे मुआशरे में ही हैं, हमारे मोहल्लों में रहती हैं, लेकिन इनकी प्रैक्टिस ये है कि 1-2 महीने कहीं रुकी, कहीं 10 दिन रुकी, कहीं 20 दिन रुकी और उसके बाद ये मूवमेंट इनकी हो जाती है, वहाँ से ये चली जाती है। अच्छा, दुबई भेजती थी आंटी लड़कियों को, ये तुम्हें पता था? जी नहीं, पता नहीं था। तुम्हारी बीवी को आंटी से जब वो मिली तो उसने बोला दुबई भेज? जी हाँ, दुबई भेज देंगे। तुमने नहीं बोला मुझे भी साथ भेजो? जी, मेरे को भेजने का तो कुछ नहीं कहा। अच्छा, तो बीवी दुबई चली गई? जी हाँ। पहली दफ़ा जब गई जी। तो पीछे तुम क्या कर रहे थे? मैं ड्राइविंग कर रहा था। ड्राइविंग के बाद फिर मैंने अपना एक शॉप खोली थी। तो वो जो बीवी वहाँ जाके काम कर रही थी उसका पैसा तुम्हारे पास क्यों भिजवाती थी? वो मेरे पास इसलिए भिजवाती मैं अपने पास रखूँ, सही है, मैं अपने लिए मकान खरीदती हूँ। तो तुम्हारे तो इतने ताल्लुकात बीवी से ख़राब हैं, तुम उस पर ट्रस्ट भी नहीं करते, भरोसा नहीं करते, तुम्हें बुरी लगती है, वो बुरी औरत है, तो तुमने उसके पैसे क्यों अपने पास रखे? नहीं, पैसे तो इसलिए मैंने रखे थे, बोलता है घर अपने पास रखो, उधर मेरे से घूम जाते हैं, ये होते हैं वो होता है। और ज़्यादातर पैसे वो उधर अपना एक यार बनाया हुआ था, उसी यार के साथ फतीउल्लाह उसका नाम था, उसी से खिलाता था, वो हमें धमकियाँ देता था। वो दुबई से काम करता है? हाँ, दुबई से काम करता है। फतीउल्लाह तुम्हें धमकियाँ देता है? हाँ, वो मेरे को। तुम्हें क्यों धमकियाँ देता है? मुझे इसलिए धमकियाँ देता था, बोलता है आप इससे आराम से बैठो, सही है, इसके तरफ। तुम क्या करते थे? मैं कुछ भी नहीं करता था, मैं इसको फ़ोन करता था, मैंने बोला आप अपने घर पे आ जाओ। आप क्यों बुला रहे थे? मैं इसलिए बुरा था, मैं इधर अकेला था, बच्चे थे, तो ये मेरे से आगे से धमकियाँ दे रहे थे, बोलता है मैं आपसे तलाक ले लूँगी और मैं घर पे नहीं आऊँगी। यानी वो यहाँ पे नहीं आना चाहती थी, वो दुबई में ही रहना चाहती? हाँ, अपने लिए 2 साल का वीज़ा निकलवाना चाहती थी। तो उस बीच में मैंने सिर्फ गलती मेरे से ये हो गई, मैंने बोला अगर मैं बच्चे को सपोर्ट करूँ तो ये इस डर से आ जाए घर में, तो अपना जो भी हुआ है वो हो गया, अब माफ़ी भी मांगेंगे, वो भी माफ़ी मांगे, या अपना घर संभाल लेगा। तो मैंने नाड़ा लेके अपने बच्ची के हाथ पे सिर्फ लपेटा और पाँव पे लपेटा और उसको मैंने बोला आप चीखें मारते रहो, मैं तेरा वीडियो बनाता हूँ। तो उसको मैंने तस्वीर भी खींचा है, वीडियो भी चीख मारने का। इससे मेरे को पता नहीं था कि ये आगे जाके वो लोग मेरे साथ ये गेम खेलेंगे। अच्छा, तुमने ये वीडियो बनाई और अपनी बीवी को भेज दी कि तुम अपने बच्चों पर टॉर्चर कर रहे हो? हाँ, टॉर्चर और मैंने मार दूंगा अगर तुम वापस नहीं आई? जी हाँ, यही मैंने बताया था उसको। मेरे को तो वो फ़ौरन भागी हुई आई? वो फ़ौरन भागी हुई आई नहीं, उन लोगों ने उधर से मेरे साथ गेम खेला। बोलता है अब मैं 28 को आऊँगी, आप 28 तक गुजारा करो। तो फिर रात को मेरे को फ़ोन किया, बोलता है मैंने पैसे दिए हुए, ये पैसे संभाल के रखना, सही है। मेरे को फ़ोन किया रात को, तो फिर इधर से एक बंदे ने मेरे को फ़ोन किया, बोलता है फतीउल्लाह नामी शख्स ने तुम्हारा नाम पे पैसे भेजे हुए। तो मेरे ऊपर छापा लगा। अब मुझे घर लेके गया, मेरे को बोलता है तुम्हारा घर कहाँ है? मैंने बोला सामने है। तो उसने बच्चियों को डराया धमकाया, बोलता है क्या नहीं है, तुम तेरा अब्बू ने मारा है। ये अब बच्चे तो पहले से डरे हुए थे। और तुम्हारी बीवी उस वक्त तक यहाँ आ चुकी थी? नहीं आ चुकी थी, बीवी उस टाइम आई जब मुझे मोहम्मदपुर चौकी लेके गया। तकरीबन 24 बीवी उधर से सपोर्ट उन्हीं ने किया था। जिस बंदे फतीउल्लाह नामी शख्स जो था उसने वहाँ से सपोर्ट किया, वीडियो सारा उसने इधर भेजा हुआ था। फतीउल्लाह का क्या किरदार है? क्या फतीउल्लाह के क्या किरदार? मैं अपने वो मेरे बीवी के साथ 24 घंटे बातों पे लगा रहता था। तो इसको मैंने बोला आप इससे मना रहो। बोलता है तुम्हारा और मेरे बीच में सिर्फ एक निकाह का बात है, बाकी फतीउल्लाह मेरा शौहर है। अच्छा, तो अभी तुम वो जो आंटी के पास लेके गए थे अपनी बीवी को, तो उस आंटी तक पहुंचाया पुलिस को? नहीं, आंटी को फिर बाद में मैंने नहीं देखा। वो घर है, तब मकान तब्दील करते रहते, मेरे को ये पता नहीं। फिर बाद में तुम्हारी बीवी को उसने उधर दुबई पहुंचा दिया, गायब हो जाती तुम्हारी बीवी, मार देते, कुछ कर देते, तुमने ऐसे ही जाने दिया उस आंटी को? नहीं, बस वो बोल रही मैं जा रही हूँ, बस मेरे को तो आगे कुछ पता नहीं था। मैं भी ये था कि बस मैंने बोला जो भी करना है ये कर ले, अपना काम करे, बस मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक ये नहीं था, क्योंकि मुझे हर जगह पे बदनाम कर। तो अभी जो तुम्हारी बीवी ने FIR लॉन्च की है, जी, तो वो क्यों की है? वो FIR तो इसलिए लाज के पहले उसने बोला कि इसने बच्चों के साथ तशद्दुद किया था, सिर्फ जान छुड़ाने के लिए। किसी जो अपनी बीवी से ऐसा काम कराता है, तुम्हें पता है उसे क्या कहते हैं? मैंने 4 पैसों का लालच नहीं किया है। मैंने बीवी के पैसों से आज तक मैंने अपने लिए एक जोड़ा नहीं खरीदा है। तो किसी जगह से तो आपने नहीं भेजा उस आंटी के पास, इसकी बीवी को भेज? जी नहीं, मेरे घर में कोई ऐसे कारोबार नहीं करता है।
मैं ख़ुद कभी कभी इधर उधर घूमता हूँ किसी और दोस्त के साथ या बस। टिकट वीज़ा सारा उसी ने मंगवाया था, नसरीन ने। सही है। और ये बंदा जो बोल रहा है ये भी झूठ बोल रहा है, ये खुद कारोबारी बंदा है। सही है। मेरे को बाद में पता चला है ये खुद अपने घर में काम चलाता है। 1 महीना एक जगह पे रुकता है, वहाँ पे। हाँ, घर में भी चलाता है। हाँ, घर में भी चलाता है। अगर ये तुम्हें नहीं मिलता तो आज तुम्हारी बीवी दुबई में नहीं। हाँ, नहीं होती। ये सारा ये काम ये कह रहा है ये बात। सही कह रहे हैं, सही। ये प्रोफेशनल बंदा है, यकीनन इसका पूरा गैंग है। हाँ, इसके मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो ऐसी है कि इसका भी ये कारोबार है। हमारे लिए ये काफी मायूस कुन बात थी जब हमने इस केस के SIU से कहा बच्चों की वो वीडियो दिखाई जाए जो सईद ने वक्त को भेजी, तो उसका जवाब हमें क्या मिला आप खुद ही सुन लीजिए। बच्चों पे टॉर्चर किस हद तक बात ठीक है कि ये करता था? अब ये सब वो वीडियो वगैरह तो आई है, लेकिन बच्चे मुझे मिले। आपके पास है वीडियो? मेरे पास, मैंने देखी है, मेरे पास है नहीं। अब हम आपको वो वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें सगे बाप ने अपने ही बच्चों को टॉर्चर किया है और वही वीडियो अपनी बीवी को भेजी ताकि उसकी बीवी बैरून मुल्क में मुकीम रहे और नाजायज तरीके से कमाई करके उसे पैसे भेजती रहे। दो मिलिएगा दीदी यानी रदीसरा पोश दायो में दलता पाते करदा दायो बजबल नहीं शपे वो इतना हम तो बोम से सार रहा वाला आगे बोम से ताला दगाओ कम हमें मुसारा सतर पतर तुम्हें क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम्हारा और तुम्हारी बीवी और फतीउल्लाह का ताल्लुक है? गंदी वीडियो उसने मेरे को भेजी थी। किसने? ये फतीउल्लाह ने भेजी थी। किसकी गंदी वीडियो? ये मेरे बीवी की और अपने ताल्लुकात की वीडियो तुम्हें भेजी थी? हाँ, ताल्लुकात की वीडियो। तुम रास्ते से हट जाओ। रास्ते से हट जाओ। उसने वो मेरे से डिलीट हो गई थी। तो नहीं, अभी नहीं भेजी, महीने पहले इसने भेजी थी। इसका बयान आपने सुन लिया। ऑब्वियसली इसको पता था कि इसकी बीवी किन लोगों के पास जा रही है, तो अभी उस औरत का बयान रहता है, लेकिन आपने इसकी बात और ये जो शख्स खड़ा हुआ है यहाँ पे, इसकी भी बात सुन ली कि ये लोग इन्वॉल्व रहे हैं इन तमाम चीज़ों में, और इसका नतीजा आप लोगों ने देख लिया कि क्या निकला। मैं स्वाद में जो थी ना, मेरे हाथ पाँव बांधता था जैसे मेरी बेटी को बांध दिया था। मेरे चेहरे पर भी निशान है, मेरे यहाँ पर भी निशान है। वो मुझे नमक डालता था। क्यों? मेरी क्या गलती थी? हम आपको वो वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें सगे बाप ने अपने ही बच्चों को टॉर्चर किया है और वही वीडियो अपनी बीवी को भेजी ताकि उसकी बीवी बैरून मुल्क में मुकीम रहे और नाजायज तरीके से कमाई करके उसे पैसे भेजती रहे। हाँ, दो मिलिएगा दीदी यानी रदीसरा पोश दायो में दलता पाते करदा हाँ दायो बजबल नहीं शपे वो इतना हम तो बोम से सार रहा वाला आगे बोम से ताला दगाओ कम हमें मुसारा सतर पतर बाप के तशद्दुद से तंग 3 मासूम बच्चे जब माँ से मिले तो हर आंख अश्कबार थी। माँ जैसी भी हो, माँ तो माँ होती है। इन बच्चों के फेस को ब्लर किया गया है ताकि हमारे प्रोग्राम के जरिए इन बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचे और आगे चलकर इनकी कोई किरदार कशी ना करे। अच्छा, वक्त की ज़बानी हम सुनते हैं, वक्त की कहानी। वक्त, आप कहाँ की रहिशी है? मैं स्वाद की रहने वाली हूँ। तो आप कराची कब आई? मेरे 1 साल से थोड़ा ज़्यादा महीने हो गई जो मैं कराची आ गई। कराची में कितना अरसा रही? कराची में 2-3 महीने रही, फिर बस वही दुबई भेज दिया। स्वाद से क्यों आ गई? स्वाद से वही तो मैं अपनी नौकरी कर रही थी, सब लोगों को मालूम है मैं अपनी नौकरी कर रही थी। मेरा शौहर मुझे इज्जत से वहीं नहीं छोड़ता था, वहाँ नहीं काम करने नहीं, वही काम नहीं करना देता था। मेरे सुपरवाइज़र को सब लोगों को तंग करता है कि इसको काम से निकाल, लेकिन उनको पता था कि इसके बच्चे छोटे छोटे, वो कभी भी मुझे नहीं निकालता था और ना निकाल सकता था, इसलिए तो कि वो क्यों चाहता था कि आपको काम से निकाले? बस उसकी यही मतलब था कि ये नौकरी ख़त्म करके मेरे पास आई। कराची में कभी नहीं आई थी, ना यहाँ का जगह देखा था कि इसमें इस तरह धंध या गलत लोग होते हैं। उसने मुझे यहाँ लाया और मुझ पर ये धंधा चलाने के लिए पता नहीं इसने सोचा होगा कि चलो यही आएगी मेरे लिए पैसे कमाएगी। अच्छा, तो यानी उसने आपको बुलाया ही इस मकसद से था कि आपको वो दुबई भिजवाएगा और यह गलत काम करवाएगा? जी, उसने इसलिए मुझे बुलाया। 1 महीना तो मैंने आराम से गुजारी, इसलिए कि मैंने वही स्वाद में अपनी सब चीज़ें बेच दिया और 5 महीनों की तनख्वाह भी मैंने लिया। तो मैं यही कराची पर आ गई। उसको तो पता चला कि इसके पास पैसे है, बस आराम से वो पैसे गए और फिर मुझे इस धंधे के लिए मजबूर किया। आपकी मुलाकात किससे करवाई?
मेरा मुलाकात इसका जो दोस्त है शकूर नाम का, इसके साथ बातचीत होता था। फिर मुझे बताए यहाँ एक नसरीन नाम की औरत है, शकूर ने मुझे बताया उसको लड़की चाहिए काम के लिए ना, वो फालर के काम के लिए। फिर माम मुझे लेकर मेरे शौहर नसरीन के घर ले गया। फिर उस पर पता नहीं वहाँ कोई आदमी था जिसका वो नसरीन के साथ रफ्ता था, उसने वीज़ा भेज दिया और मेरे शौहर ने उसके साथ मुझे दुबई भेज दिया। आपको मारता था? जी मुझे भी मारता था। मेरी मारना तो मैं बर्दाश्त करती थी, लेकिन बच्चों की तो बर्दाश्त नहीं। क्यों मारता था? वैसे मारता था जो मैं उसकी बात नहीं मानती थी, बस मुझे। कैसे, मतलब जान से मारने की कोशिश करता था या टॉर्चर करता था? तो जान पता नहीं, ऐसा मारता था, चाकू से मुझे मारता था, खून बहता था। तो बच्चे देखते थे सब? बच्ची सब देखती थी। तो खौफजदा हो जाती? मेरी ये बेटी फिर रोती थी ना, मुझे कहते अम्मा अगर तुम मर जाओ क्या करोगी, तू जा वही। फिर मैं वही गई। जब वो मारते थे अम्मी को? जब मैं यही होती थी ना तो मैं अपनी बच्चों को स्कूल भेजा करती थी। वो तो जालिम इंसान है। जब मुझे यहाँ से दुबई भेजा गया ना, जब मैं यहाँ आई मैंने अपनी बेटी से पूछ लिया, मेरी बेटी ने कहा नहीं, जैसे ही तू गई हमको स्कूल से निकाल दिया गया है। शकूर की बीवी जो है ना ये जानती है, ये शकूर के घर में बाप के साथ गई है। वह ये मासूम बच्चे अपने बाप के करतूतों के बारे में क्या कहते हैं आप भी सुन लीजिए। और अभी वो ये कह रहा है कि आप शकूर के साथ आपकी दोस्ती थी और शकूर ने आपको नसरीन से मिलवाया। बस ऐसा नहीं कहता तो और क्या करेगा। मैंने शकूर को अगर देखा इसके थ्रू पर देखा है सिर्फ 2-3 मरतबा, उसकी बीवी को मैंने सिर्फ 1 मरतबा देखा है जो इसके साथ ही मैं गई। ये तो मुझे पता नहीं था कि ये शकूर के लोगों के साथ मिला है, वो नई नई लड़कियाँ उसको दे रही है। पहली दफ़ा जब आप गई दुबई आपको अंदाज़ा था आपसे ये काम कराएंगे? जब मैं वही बहुत मुश्किल था बहुत, फिर मैं क्या करती, मेरे बच्चों का फिक्र मेरे साथ होती थी। वहाँ आप पे तशद्दुद होता था? कोई मारने वाला होता था, कोई आदमी जो आप लोगों को खाना ना दे, ब्लैकमेल करे? क्योंकि इंसान तंग आ जाता है ना, 1-2 दिन तो चलो बर्दाश्त कर लिया, उसके बाद चाहता है कि मैं भाग जाऊँ, कुछ करूँ। आपने कुछ ऐसी कोशिश की? हाँ ना, ऐसी कोशिश तो भागने की मैंने बहुत की। उदम क्या भी मिलती थी ना, शोर की तरफ से मिलती थी। और तो छोड़, आपके शोर कहते मैं तुम्हें मारूंगी। बच्चों की वीडियो क्यों बनाई गई और उसकी क्या वजूहात थी? अभी जब मैं आ रही थी मैंने कहा मैं आ रही हूँ ना, तुम मेरे बच्चों पर जुल्म करते हो, वही तू कैसे आओगे? तो अगर तो तुम्हारे आने का तारीख तो 28 तारीख है, यानी कि तो 28 तारीख तक रहो कि मेरे लिए पैसे भेज। मैंने कहा मैं तो कभी नहीं रहती। जब मेरे बच्चों की मूवियाँ मुझे भेजी फिर मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मूवी में क्या बना के भेजता? बस मेरी बेटी पर ये तो कहती है, उस मूवी में तो ये नजर नहीं था कि ठंडी पानी डाली या नहीं, लेकिन ये कहते ठंडी पानी हम पर डाली थी, फंक की कूली रखी थी उसने और हाथ पाँव से तो उसको बांध दिया था, वो तो नजर आ रही है। मेरी ये वाली बच्ची को? जी। आपको बांधा था अब्बू ने हाथ पैर और मारा भी था? मारा था। हाथ पैर बांधे क्यों थे? बोले मम्मी को बोल पैसे लाते। आप लोगों को नहीं खिलाता था कुछ? नहीं। कपड़े भी नहीं दिलाता था? नहीं। अच्छा, जो आप कमा के भेज रही है उससे अय्याशी करता? जी अय्याशी। मेरे बच्चे कहते हैं मुझे पहचानती भी नहीं थी, तू इतनी काली क्यों हो गई? मुझ पर तो आज तकलीफ था, कोई खुशी तो नहीं थी। मेरी जिंदगी नसरीन और शकूर और अपने शौहर की वजह से इस तरह हो गई। ना मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत, मैं अपनी नौकरी करती थी। अगर कोई स्वाद वाले सुन रहा है उसको भी पता है कि मैं कितनी इज्जत से अपनी ज़िंदगी गुजारी, अपने बच्चों पर स्कूल पढ़ाती थी, मुझे किसी चीज़ की तकलीफ नहीं थी। अभी अगर मैंने मीडिया वालों से मदद मांगी, पुलिस वालों से मदद मांगी, अभी मैं सुन रही कि पुलिस भी मेरी शोर की तरफ हो गई, तो मैं किससे मदद मांगू? मुझे क्या पता था अगर मेरी गलती थी तो मैं मीडिया के वालों के साथ बिल्कुल राब्ता ही नहीं करती। क्यों करती? अच्छा, अभी आपका शौहर ये कहता है कि ये जो मेरी बीवी है ये मुझसे तलाक लेना चाहती थी और मैं नहीं देना चाहता था, तो इसलिए मैंने बच्चों को ज़बरदस्ती वीडियो बनाई है और उसको यहाँ बुलाया है। तलाक तो अभी ये बात तो छोड़, मैं स्वाद में जो थी ना मेरे हाथ पाँव बांधता था, जैसे मेरी बेटी को बांध दिया था। मेरे चेहरे पर भी निशान है, मेरे यहाँ पर भी निशान है। वो मुझे नमक डालता था। क्यों? मेरी क्या गलती थी? उसके बाप लोग उसको कहते हाथ पाँव बांध के अपनी जख्म पर हाथ ही न लगाई। तो मेरा क्या गल, मेरा 8000 तनख्वाह थी, उसमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी का वो तो बरकत वाली पैसी थी ना, कमाई की मेहनत की, तो मेरे बच्चों का गुजारा होता था। मैं घर की वो क्या है किराई भी दे सकती थी पूरे ख़ानदान को। बस ये गलत किस्म का आदमी है, जालिम इंसान है, ये बीवी के काबिल नहीं। इसलिए ये बोला ना कि तू पैसे नहीं बेचती, तुम बाप का कहना नहीं मानते, हम दर बदर हो गई। तो मैं और क्या करती, मैं थक गई, मैं बहुत थक गई।
इस जालिम इंसान के साथ पता नहीं उसने मुझे कहा अगर तुमने किसी को बताई माँ बाप लोगों के पास, अभी भी मेरे दिल में ये डर है। उसने कहा तूने अगर किसी को कहा तो मैं कभी तुमको नहीं छोड़ूंगा। सवात की बख्त नामी खातून बचपन ही से अपने बदबख्त नसीब को ही रोती रही है, जिंदगी में खुशी को तरसती रही है, ना जाने उसे खुशी कब मिलेगी। उसने मुझे इतना मारा है कि मुझे ये पता भी नहीं चला कभी मैंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। जब मैंने अभी आवाज़ उठाई तो पता नहीं। पुलिस वाले कहते तू पहले क्यों ना कहते, पहले मैं कहती तो क्या होता, फिर भी मेरी तरफ तो ना होती उसकी तरफ होती जैसा अभी है। बस मैं इंसाफ मांगती हूँ, या मुझे मार डाले कि मैं इस जिंदगी से छुटकारा मिल जाए। मैं अपने बच्चों के साथ जिंदगी आराम से गुजारना चाहती हूँ। मैंने एक दिन खुशी नहीं देखी। जब मैं छोटी थी मेरा बाप मर गया था, हमारे खर्चे का कोई नहीं था। मैं अस्पताल में नौकरी करती हेल्थ वर्कर की। फिर मेरी शादी हो गई, लोगों की शादी हो जाती, लोग कहते खुश होते, मेरा घर बस गया। मेरा नसीब में बेगैरत शोर निकल गया। मियाँ बीवी के घरेलू झगड़े तो जिंदगी का हिस्सा हैं। अगर ये झगड़े मनफी हो तो जिंदगी अजाब बन जाती है और सबसे ज्यादा मुतासर होती है उनकी औलाद। और भी औरतें होंगी जो आपको बताती होंगी हम यहाँ मजबूरन काम कर रहे हैं। हाँ, औरतें तो बहुत है, बहुत औरतें मौजूद हैं जो तो वो चाहती हैं कि उनकी जिंदगी फिर से सही हो। हाँ ना, मैं कहती हूँ मेरा अपना घर हो जाए, मैं इज्जत से बैठूँ, मैं कोई अपने बच्चों के साथ खुशी से नींद करूँ। मैं अपनी नींद के लिए तड़पती हूँ कि मैं अपने बच्चों के साथ कभी आराम से सो जाऊँ। फतेहुल्लाह को बैरूने मुल्क में क्या जरूरत पड़ी कि वो एक बेसहारा खातून की मदद करे, जबकि उसके अपनों ने ही उसे इस जहन्नुम में धकेल दिया था, ये भी हम जानेंगे। फतेहुल्लाह के उससे आपके ताल्लुकात थे, आपके शौहर ने बोला वो हमें यहाँ धमकियाँ देता था। फतेहुल्लाह को आप जानते? फतेहुल्लाह नाम आदमी है, वो टैक्सी चलाता है। उसने मुझे उसी दिन रोड पर देखा था, मेरे सर पर हाथ रख कर, नहीं वो यह है कि नहीं वो बनो का है ना। उसने क्या है तू तो हमारी तू क्यों चाहती हो, क्यों रोती हो। मैंने उसको साफ बातें बताई ना। मैंने कहा उन लोगों ने मुझसे पासपोर्ट लिया है, मुझसे टिकट ये लिया है। फिर दोबारा जब मेरे बच्चों पर इस तरह हुआ ना, जब मेरे बच्चों पर दोबारा उसने जुल्म किया, फिर वो लोग मिलकर वो बाबू के पास गई, मेरा पासपोर्ट ही लिया और मेरे लिए खुद ही इसकी दोस्त और वो मिलकर मेरे लिए टिकट कराया, मुझे यहाँ भेजा। अच्छा, कह रहा है फतेहुल्लाह के साथ आपकी एक वीडियो थी जो मुझे भेजी थी फतेहुल्लाह ने। कैसी वीडियो? मेरे को नहीं पता। नहीं, वो तो उसी वक्त मुझे मिला जब मेरे बच्चों पर तकलीफ था। उसने वही भी आवाज़ उठाया और मुझे यहाँ भेज दिया। मैंने अपने शोहर का नंबर दी, उसने उसे गालियाँ दी कि बेगैरत इंसान तुम अपने हमारे और ये काम करते हो। तो इस तरह वो उसका दुश्मन बन गया। अच्छा, ये नया बयान दिया है इसके शौहर ने कि एक फतेहुल्लाह के साथ इसकी वीडियो थी। मैंने कहा कि वो वीडियो आप दिखा दो, कहता वो डिलीट। जिस शख्स को इतने ताने बाने बुनने आते हों कि कैसे औरत को सवात से बुलाया जाता है, कैसे यहाँ से दुबई पहुँचाया जाता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उससे इतना बड़ा सबूत डिलीट हुआ होगा। फतेहुल्लाह वो शख्स है कि जब ये रोड पे बैठ के रो रही थी, चीख रही थी, सब कर रही थी, तो उसने ये इनिशिएटिव लिया कि इसकी मदद की जानी चाहिए और उसने मीडिया वालों तक भी उसने अप्रोच करवाई। उसके बाद जो लोग वहाँ मौजूद थे तो उसी मजमे ने पैसे जमा करके इसके लिए टिकट वगैरह अरेंज कर लिया। उन्हें कैसे वापस कर दिया आपका पासपोर्ट? तो ये लोग वहाँ गई ना, इन लोगों ने, मैं भी साथ गाड़ी में बैठी थी। उसने कहा माँ भी शुरती वालों को बुलाएगी कि तू इस तरह करती हो ना, तो वो मजबूर कर उन्होंने सिर्फ पासपोर्ट दिया, टिकट उन लोगों ने मिलकर मुझे कराई, फिर मैं यही आ गई। मुल्जिम शकूर जैसे लोग ही हमारे माशरे में बिगाड़ पैदा करते हैं और सीधे साधे लोग इन जैसों के हाथों में खिलौना बनकर रह जाते हैं। क्या हमारे माशरे में हमेशा ऐसा होता रहेगा? ऐसी औरतों को बचाने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। जो इदारे हैं जिनका काम है ऐसे लोगों की मदद करना, वो प्लीज़ एक्टिव हो जाएं। और जब औरत शेल्टर मांगती है तो वो इदारे जो शेल्टर प्रोवाइड करने में आगे बढ़ सकते हैं वो ज़रूर आगे आया करें, क्योंकि औरत को सिर्फ एक सहारे की ज़रूरत होती है, स्पेशली पाकिस्तान की औरत, क्योंकि यहाँ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। मर्द का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है औरत की ज़िंदगी पर। तो ऐसे लोग जो ऐसी ख़वातीन की मदद कर सकते हैं, जो बैरून मुल्क भी मुकीम है, ऐसी ख़वातीन की कहानियाँ सुनते हैं जो कि मजबूरन ऐसे काम करने पर जो है आमादा कर ली जाती हैं, हमारे मुल्क से ले जाई जाती हैं, फिर उनके पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं। तो उनकी मदद कीजिए ताकि वक्त जैसी और ख़वातीन हमारे माशरे में दोबारा वापस आ सकें। इस हफ्ते के लिए इतना ही। कैसा लगा आपका प्रोग्राम आप हमें इंटरनेट के थ्रू बता सकते हैं। अवाम की आवाज़ की टीम और महवर सिद्दीक को दीजिए इजाज़त। आवाज़ उठाइए, इनकलाब लाइए।